हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज का अड्डा। तो हम लोग आज इस वीडियो में साउंड जो चैप्टर है ध्वनि, इस चैप्टर के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। जो भी आने वाली वीडियोज़ होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस को देखना। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, ध्वनि तरंगों की प्रकृति क्या होती है। ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति है वो अनुदैर्घ्य होती है। क्या होती है? अनुदैर्घ्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। ध्वनि तरंगों के लिए सत्य इनमें से कौन सा कथन है? तो ध्वनि तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है, ये कथन गलत है। ये निर्वात में चल सकती है, गलत है। ध्वनि कभी भी निर्वात में नहीं चलती। तीसरा जो ऑप्शन है, 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, तो ये वाला कथन जो है वो सही है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। अवश्रव्य तरंग इंफ्रासोनिक वेव्स, इंफ्रासोनिक वेव्स जो होते हैं इनकी जो आवृत्ति होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से भी कम होती है, जिसे हमारा कान नहीं सुन सकता है। ये 20 हर्ट्ज से भी कम होती है अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति, इंफ्रासोनिक वेव्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंग वे ध्वनि तरंग है जिनकी आवृत्ति, तो पराश्रव्य तरंग अल्ट्रासाउंड जो होता है इसकी आवृत्ति कितनी होती है? अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति होती है 20 किलोहर्ट्ज से अधिक। कितनी होती है? 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगे मनुष्य के द्वारा सुनी जा सकती हैं, नहीं सुनी जा सकती, कभी कभी सुनी जा सकती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो पराश्रव्य तरंगे जो मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। मनुष्य जो होते हैं वो 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के ही जो ध्वनि है उनको सुन सकते हैं। नेक्स्ट है, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजा करके उत्पन्न किया था। तो पराश्रव्य तरंगों को गाल्टन ने सबसे पहले सीटी बजा करके उत्पन्न किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकार, परभक्षी या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। तो शिकार, परभक्षी या फिर बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ या फिर डॉल्फिन जो होते हैं वो प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं, इकोलोकेशन का। किस चीज़ का? इकोलोकेशन का, प्रतिध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में क्या लगाया जाता है। कीड़ों और तथा हानि पहुंचाने वाले तत्व जो होते हैं उनको घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है अल्ट्रासोनिक तरंगों को। नेक्स्ट, ध्वनि का तारतम्य यानी कि पिच जो है वो किस पे निर्भर करता है। ध्वनि का जो पिच है वो आवृत्ति पे निर्भर करता है। नेक्स्ट, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है। विमानों की जो आंतरिक भाग की सफाई होती है इसमें पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी होती है? कितनी है? तो मनुष्य जो होते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकते हैं, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि की आवृत्ति भी, तरंग दैर्घ्य लेम्डा और चाल यू है, तो इसके बीच का संबंध क्या हो जाएगा। तो इसके बीच का संबंध जो होगा, फॉर्मूला जो होगा वो यू इक्वल टू लेम्डा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं देता, ऐसा क्यों होता है। चंद्रमा पे धरातल से दूर विस्फोट जो है वो सुनाई नहीं देता वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। किसके कारण? वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण चंद्रमा पे धरातल से दूर विस्फोट होता है वो नहीं सुनाई देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है, क्यों? अंधेरे में उसे साफ दिखाई देता है, उसकी आँख का प्यूपिल बहुत बड़ा होता है, वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है, या कोई भी चिड़िया ऐसा कर सकती है। तो चमगादड़ जो है वो अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि चमगादड़ जो होते हैं वो अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती हैं जो उसका नियंत्रण करती है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया हुआ है। कथन है कि चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु के बिना टकराए हुए ही उड़ता है, कथन सही है। कारण इसका है कि चमगादड़ों से इंफ्रासोनिक तरंगे निकलती हैं। तो चमगादड़ों से हमने देखा अभी क्वेश्चन में कि चमगादड़ों से जो अति तीव्र तरंगे निकलती है लेकिन इंफ्रासोनिक तरंगे नहीं निकलती है। ठीक है, तो ये इंफ्रासोनिक तरंग जो है ये गलत है, तो ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, यदि दाब बढ़ा करके दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी।
तो वायु में ध्वनि की जो चाल होती है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर इसका दाब बढ़ा करके दोगुना कर दिया जाए तब इसकी चाल क्या होगी, तो इसकी चाल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जितनी थी उतनी ही रहेगी, ठीक है, 332 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा किसमें करती है? स्टील में, वायु में, निर्वात में या जल में? निर्वात में तो ये यात्रा करती ही नहीं है, जो ज़्यादा कठोर हो उसमें करती है। तो इनमें से ज़्यादा कठोर कौन है? स्टील है, तो स्टील में ये ज़्यादा तेज यात्रा करेगी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? तो बादलों के बिजली के चमकने के काफ़ी समय के बाद बादल का गर्जना सुनाई देता है। इसका कारण क्या है कि प्रकाश की जो चाल है वो ध्वनि की चाल में बहुत अधिक होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश की जो चाल है वो ध्वनि की चाल में बहुत ज़्यादा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि का वेग कितना है? तो वायु में ध्वनि का जो वेग होता है वो 330 मीटर पर सेकंड होता है लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो जो सबसे ज़्यादा ठोस माध्यम में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में समान होता है, भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है, भिन्न भिन्न होता है और द्रव में सबसे कम होता है, भिन्न भिन्न होता है और गैस में सबसे अधिक होता है। तो हमने देखा कि ध्वनि का जो वेग है वो ठोस में सबसे अधिक होता है और भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो लगभग 20 डिग्री के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की जो गति है वो अधिक रहेगी? ध्वनि की गति अधिक किस में होगी? लोहे में होगी, सबसे कठोर लोहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? वायु के बढ़ने पर, तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। तापमान के बढ़ने पे क्या होता है? वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये कथन बिल्कुल सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, तो नहीं करता निर्भर, हमने क्वेश्चन देखा उसमें दाब दोगुना करने पे भी वेग जो है वो उतना ही था, तो दाब पे निर्भर नहीं करता है, ये भी कथन सही है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता, ये भी कथन सही है। तो जो गलत कथन है वो है कि आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग तापमान के बढ़ने से घटता है, तापमान के घटने से बढ़ता है, तापमान पर आश्रित नहीं रहता या फिर तापमान के घटने से घटता है। तो वायु में जो ध्वनि का वेग होता है वो तापमान के घटने से घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया है। कथन है, रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है, तो कथन सही है। इसका कारण क्या है कि प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है, तो बिल्कुल सही कारण और कथन जो है वो बिल्कुल सही है और व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से, ध्वनि की चाल से, कम चाल से, या ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, या फिर प्रकाश की चाल से। तो पराध्वनिक विमान जो है ये ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ते हैं, ध्वनि की जितनी चाल होती है उससे अधिक चाल में ये उड़ते हैं पराध्वनिक विमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? तो वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहा जाता है मैक संख्या। क्या कहा जाता है? मैक संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक अंगों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है ध्वनि के, जलयान के, वायुयान के, अंतरिक्षयान के। तो मैक अंगों का जो प्रयोग है वो वायुयान के वेग संबंध में किया जाता है। नेक्स्ट है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है? फ़ोन में, डेसी में, डेसिमल में या डेसिमल में? तो ध्वनि या फिर ध्वनि प्रदूषण वो डेसिबल में मापा जाता है, ठीक है, डेसिमल में नहीं, डेसिबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो साधारण जो नॉर्मली बातचीत करते हैं तो उसमें ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो 30 से 40 डेसिबल होती है। जोर से बात करने की होती है 50 से 60 डेसिबल, तो सामान्य स्थिति में 30 से 40 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है। तो मादा ध्वनि और नर ध्वनि जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है, किसकी वजह से? उनके पिच की वजह से, तारतम्य की वजह से पिच अलग अलग होता है। नेक्स्ट है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो मोटी पतली किस कारण होती है? पिच के कारण होती है।
नेक्स्ट है पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का जो पिच होता है वो क्या होता है, अधिक होता है या कम होता है, आयाम कम होता है या आयाम अधिक होता है। तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण इसलिए होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का जो पिच होता है वो अधिक होता है। नेक्स्ट है एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय क्यों लगती है? क्योंकि बच्चे की आवाज़ का जो पिच होता है वो पुरुष की आवाज़ के पिच की तुलना में अधिक होता है इसलिए। नेक्स्ट है स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है, तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, आयाम अधिक होता है या वेग अधिक होता है। तो स्त्रियों की जो आवाज़ होती है वो पुरुष की अपेक्षा पतली होती है, क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति जो है वो अधिक होती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित के अंतर के कारण किया जा सकता है। तो सितार और बांसुरी इन दोनों में अगर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनका अंतर कैसे पता चलेगा? तो उनकी ध्वनि गुणवत्ता के कारण, सिर्फ और सिर्फ ध्वनि गुणवत्ता के कारण ही अंतर पता चल सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता? वायु में ध्वनि तरंगों के द्वारा उत्पादित नहीं होता ध्रुवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। तो डेसिबल में किस सीमा के ऊपर जो है मनुष्य नहीं सुन सकता है? तो वो है 95 डेसिबल। कितना है? 95 डेसिबल। WHO ने क्या किया है कि 75 डेसिमल से ऊपर की ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया है। ठीक है, तो और क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्यक्ति सुन नहीं सकता, तो 95 डेसिमल से ऊपर नहीं सुन सकता। नेक्स्ट है निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? मोटर गाड़ी, रेलवे इंजन, पॉप म्यूजिक, हवाई जहाज की उड़ान भरना। तो सबसे अधिक जो ध्वनि प्रदूषण होता है वो हवाई जहाज की उड़ान के कारण होता है। नेक्स्ट है नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। ये घटना किसका उदाहरण है? तो ये घटना डॉपलर प्रभाव का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, ऐसा क्यों होता है? तो वो चंद्रमा के सतह पे नहीं सुन सकते हैं क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने का वहाँ पे माध्यम नहीं होता इसलिए। नेक्स्ट है कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो प्रकाश और ध्वनि दोनों में परावर्तन की जो प्रक्रिया है ये घटित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखता है, ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता के लिए। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि का कारण क्या है? प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन। नेक्स्ट है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर और 56 फीट। फिट में 56 फीट होगा, ठीक है, और मीटर में 17 मीटर। नेक्स्ट है रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। तो रडार की जो कार्य प्रणाली होती है वो रेडियो तरंग के परावर्तन पर आधारित होती है। नेक्स्ट है किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? तो किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का जो समय अंतराल है वो 1/10 सेकेंड से अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट है अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके होते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके होते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है कि ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड तक रहता है। इसलिए प्रतिध्वनि को सुनने के लिए जो है 1/10 सेकेंड से अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो ध्वनि तरंगे जो है वो परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। नेक्स्ट एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल की कितनी दूरी खड़ा रहना चाहिए? 56 फीट और मीटर में 17 मीटर। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर काम करता है? स्टेथोस्कोप जो है ये ध्वनि के किस सिद्धांत पर काम करता है? परावर्तन पर।
नेक्स्ट है प्रतिध्वनि तरंगों के डैश के कारण उत्पन्न होता है। प्रतिध्वनि तरंग जो है वो परावर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा, इंजीनियर्स के द्वारा, नौ चालकों के द्वारा। तो सोनार जो है वो अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों के द्वारा। नेक्स्ट है अनुरणन काल तथा हॉल के आयतन के बीच का संबंध किसने प्रतिपादित किया था? तो अनुरणन काल तथा हॉल के आयतन के बीच का संबंध ये प्रतिपादित किया गया था सेबिन के द्वारा। किसके द्वारा करा गया था? सेबिन के द्वारा करा गया था। तो जूम कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुंजहीन हॉल, डेड हॉल जो है इसका अनुरणन काल कितना होता है? तो डेड हॉल जो होता है इसका अनुरणन काल 0 सेकंड होता है। नेक्स्ट, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है, इसलिए कहा जाता है कि कदम से कदम मिला के नहीं चलना। अनुनाद यानी कि रेजोनेंस जो है वो उसके कारण पुल टूटने का खतरा होता है। नेक्स्ट है हम रेडियो की घुंडी घुमा करके विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम को सुनते हैं। ये कैसे संभव हो पाता है? तो अनुनाद के कारण यानी कि रेजोनेंस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि ऐसा संभव भी हो तो ध्वनि के किस गुण के कारण होता होगा? तो अगर ऐसा होता होगा तो ये ध्वनि के अनुनाद के कारण यानी कि रेजोनेंस के कारण ऐसा होता होगा। नेक्स्ट, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? अनुनाद है, रेजोनेंस है। नेक्स्ट, रेडियो का समस्वरण स्टेशन किस चीज़ का उदाहरण है? अनुनाद का, रेजोनेंस का। नेक्स्ट है जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती। इसका कारण क्या है? तो जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान पर विशेष पर बैठे श्रोता जो होते हैं इनको इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देगी। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण क्या होता है? व्यक्तिकरण होता है यानी कि इंटरफेरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर बनाए जाते हैं जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाज़ों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज़ नीरव क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती। ये नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण निर्मित होता है? तो ये जो निर्मित होता है व्यक्तिकरण यानी कि इंटरफेरेंस के कारण। नेक्स्ट है जब हम कमरे के अंधेरे बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो नहीं, परंतु उनकी आवाज़ अवश्य सुन सकते हैं। इसका कारण क्या है? हाँ, तो जब हम लोग कमरे के अंदर बैठे होते हैं तो हम बराबर के कमरे वाले लोगों को देख तो नहीं सकते, उनकी बातचीत हमें सुनाई देती है। इसका कारण क्या होता है? ये किस कारण से होता है? विवर्तन के कारण, ध्वनि के विवर्तन के कारण। नेक्स्ट, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो किसी ध्वनि के आवृत्ति में उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर का प्रभाव। डॉपलर के प्रभाव के कारण होता है। नेक्स्ट, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? डॉपलर प्रभाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग जो होता है वो शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व जो है वो कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में सही कौन सा है? ध्वनि का वेग माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। गैसों में अधिकतम और द्रवों में न्यूनतम होता है। ठोसों में अधिकतम और द्रवों में न्यूनतम होता है। ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है। तो ध्वनि का जो वेग होता है वो ठोसों में सबसे अधिक और गैसों में सबसे कम होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? गैसों में ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है, सही कथन है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे प्रासव्य तरंगे कहलाती है। तो 20 हर्ट्ज से ज़्यादा वाली प्रासव्य कहलाती है, कम वाली नहीं। तो ये जो है गलत कथन है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो इनमें से किस प्रकार की तरंग का जो प्रयोग है रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है?
अवरक्त तरंग, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग या इनमें से कोई भी नहीं। तो अवरक्त तरंग जो है इसका प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? ध्वनि चाल जो है सबसे अधिक लकड़ी में होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? तो मैक संख्या इक्वल टू होता है वायुयान की चाल बाई ध्वनि का वेग। ठीक है, तो मैक संख्या 2 है इक्वल टू वायुयान की चाल बाई ध्वनि का वेग। ध्वनि का वेग है 332 मीटर पर सेकंड, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 664 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, है ना। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिक होती है? ध्वनि की गति जो है वो अधिक होगी सबसे ज़्यादा लोहा में। नेक्स्ट है, एक जैव पद्धति जिसमें प्रासव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। प्रासव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी में। नेक्स्ट है, कौन सी तरंगे सुनने में संचरण नहीं कर सकती? सुनने में कौन सी तरंगे संचरण नहीं कर सकती? ध्वनि तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, V1, VW तथा VS क्रमशः वायु, जल एवं इस्पात में ध्वनि का वेग है। तो इसको बताना है सबसे अधिक किस में होगा? इस्पात में होगा, है ना। सबसे अधिक किस में होगा? इस्पात में होगा। तो VS में सबसे अधिक होगा। इसमें कम करके है, सॉरी कम वाला है, कम वाला पहले देखते हैं। तो सबसे कम वायु में होगा VA, फिर जल, फिर इस्पात, है ना। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और ऐसे उल्टा होता तो VS, BW, फिर VA होता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती हैं? निर्वात में नहीं चल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? तो वो उपकरण क्या कहलाता है? सोनार। नेक्स्ट है, श्रव्य ध्वनि तरंगों की तुलना में पराश्रव्य तरंगे उच्चतर गति की होती है, उच्चतर आवृत्ति की होती है, अधिक लंबी तरंग दैर्घ्य होती है, उच्चतर गति और उच्चतर आवृत्ति दोनों के लिए होती है। तो श्रव्य ध्वनि तरंगों की तुलना में पराश्रव्य तरंगे जो होती हैं वो उच्चतर आवृत्ति की होती है। नेक्स्ट है, इको साउंडिंग प्रयोग होता है ध्वनि में कंपन उत्पन्न करने के लिए, ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने के लिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इको साउंडिंग जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। नेक्स्ट है, एकॉस्टिक विज्ञान प्रकाश से संबंधित है, ध्वनि से संबंधित है, जलवायु से या फिर धातु से। एकॉस्टिक विज्ञान जो है ये ध्वनि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है? तो मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर जो है इनमें वो है 60 डेसीबल। 60 डेसीबल है क्योंकि WHO ने 70 डेसीबल से ऊपर की ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना है। तो 60 डेसीबल जो होगा ये ध्वनि स्तर मानक होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? निमग्न वस्तुओं को पता लगाने के लिए जो उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसको सोनार कहते हैं, जो नौ संचालक जो है वो इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि क्या होता है? दोनों कानों के कर्ण पटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए। मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह क्यों खोल लेता है? क्योंकि दोनों कानों के कर्ण पटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए मुंह खोल लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण है जो प्रभावित होगा? तो आवृत्ति जो है ये प्रभावित होगा। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगों का वह गुण जिससे ध्वनि का तारत्व यानी कि पिच निर्धारित होता है वह है ध्वनि का आवृत्ति। ध्वनि की आवृत्ति के कारण जो है ध्वनि का पिच निर्धारित होता है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।